हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी। अभी तक हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। उन 2 वीडियोस में हमने यूनिट 1 अपनी और यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बढ़ेंगे यूनिट 3 की तरफ, विच इज़ अबाउट प्लानिंग। और जो लेसन 6 है हमारा यूनिट 3 के अंदर, हम उसको भी आगे जाके देखेंगे। अगर आप DU सोल से पढ़ रहे हैं या NC वेब से पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं जहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इन केस अगर आपको देखना है कि आने वाली 5 वीडियोज़ या अभी तो 2 बन चुकी है, तो आने वाली 3 वीडियोज़ में हम कौन कौन से चैप्टर और कवर करेंगे, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने इंट्रो में सब कुछ बता रखा है कि क्या होगा इन 5 वीडियोज़ में। एंड जैसे ही हमारा ये ख़त्म होगा, हम बिज़नेस लॉ का शुरू कर देंगे। एनीवेज, जो चैप्टर लेसन नंबर 5 है यूनिट 3 का, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर में कह रहा है, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में है कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हेन, हाउ एंड बाय whom. इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी इसमें ये यही बोल रहा है कि जो एक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस जिसमें हम पहले ही सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किससे करवाया जाए, इस पूरे प्रोसेस को हम प्लानिंग बोलते हैं। और ये बहुत फर्स्ट एसेंशियल फंक्शन रहता है मैनेजमेंट का अपना। जो प्लानिंग होती है वो हेल्प करती है गोल्स को सेट करने के लिए और डिसाइड करने के लिए, जो एक्शंस डिसाइड करने के लिए। ठीक है, प्लानिंग्स की भी टाइप होते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करता है और फोकस इसका ज़्यादा रहता है ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हाँ लॉन्ग टर्म में मेरा क्या गोल है, लॉन्ग टर्म में मेरी जो मैनेजमेंट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ जा रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग मीडियम टर्म प्लानिंग होती है जहाँ पर डिपार्टमेंटल गोल्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशन प्लानिंग ये शॉर्ट टर्म होती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। फिर कंटिजेंसी प्लानिंग। अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होती है, कंटिजेंसी वर्ड ही ऐसा होता है, इस वर्ड का मतलब भी यही है कि कोई ऐसी चीज़ जो डिपेंडेंट हो किसी चीज़ पे। ठीक है, डिपेंडेंसी की जब भी हम बात करते हैं वो सिनोनिमस यानी सेम वर्ड है कंटिजेंसी के लिए। ठीक है, बैकअप प्लान फॉर एमरजेंसी और अनसर्टेनिटीज़, या फिर कोई भी जैसे कोई बैकअप प्लान या फिर कोई एमरजेंसी में हमें कोई प्लान चेंज करना पड़ रहा है तो हम कंटिजेंसी प्लान का सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का। प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। प्लान एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, फोकस प्रोवाइड करता है, इनकरेजेस गोल ओरिएंटेड वर्क, इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प्स इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज की यहाँ पर ये मेक श्योर कि कोई वेस्टेज ना हो रही हो। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसेस रिस्क और एंड अनसर्टेनिटी, इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा बेटर रहता है, एड्स इन मेजरिंग परफॉर्मेंस है। अगला है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फ्यूचर फोकस रहता है क्योंकि हम जैसे हमने देखा हमारा कौन सी टाइप ऑफ प्लानिंग के बारे में हमने जैसे अभी यहाँ पढ़ा था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में वो यही बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म में हम फोकस करें, लॉन्ग टर्म यानी फ्यूचर का हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा है, हाँ ये जैसे हमने बोला कि ये फ्यूचर फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस को। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस को। डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, चेंज भी कर सकते कोई, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन
चेंज भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें पूरी है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस होता है तभी हमारा एक प्लान बनता है। ठीक है, ये सिंपल सादी सी बात है। अगर आप कोई चीज़ प्लान करो, अगर सिंपल से सिंपल का एग्जांपल, अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो ट्रिप पे जाने से पहले आप पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ क्या क्या जगह है घूमने की। आप अगर होटल में घूम रहे हो तो कौन सा चीप और येट उसकी एक्सपीरियंस अच्छा हो उस होटल का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, गोल्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या गोल्स है? अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है। मिनिमाइज़ हो जाते हैं आपका वेस्ट एंड कॉस्ट, ये हमारा एफिशिएंसी वाला जो पॉइंट है उसमें से आपको बहुत सी चीज़ें इस सब्जेक्ट में रेपिटेटिव लगेगी क्योंकि आप एक ही चीज़ को बहुत मतलब एक ही चीज़ को दोबारा अलग तरीके से लिखा हुआ है। इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट भी हम पहले देख सकते हैं। एंटिसिपेट एंड मैनेज चेंज, यानी हम डेविएशंस को भी दिमाग में रख के चलते हैं। क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन, टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर बजट के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बजट का कंस्ट्रेंट्स डालता है, टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है कि आपको ये प्लान लॉन्ग टर्म विजन के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म विजन के लिए चाहिए। रेजिस्टेंस टू चेंज, एक बार अगर प्लान बन गया तो उसको चेंज करने में रेजिस्टेंस आता है। लिमिटेड और इनकरेक्ट डेटा, अगर आपका डेटा लिमिटेड है या फिर इनकरेक्ट है तो आपका पूरा प्लानिंग चौपट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स एंड कम्युनिकेशन गैप्स, अगर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है या फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाती है तो ऑब्वियसली वो प्लानिंग की चौपट कर देगी। ठीक है, उसके बाद है रैपिड एक्सटर्नल चेंजेस, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, इकोनॉमी में कोई चेंज आया हो तो वो चीज़ बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है। इसका अगर एग्जांपल देना हो तो आप किसको लेंगे, जैसे GST 2017 जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। और जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो हमारे जितने भी बिज़नेस एंटरप्राइज हैं वो एक तरीके से चल रहे थे, लेकिन इसने उनकी पूरी प्लानिंग के प्रोसेस को बहुत हैम्पर किया था एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या प्रोसीजर रहता है? देखो, पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर ले, यानी आपने ये देख ले कि आपको क्या चीज़ें करवानी हैं, एट दी एंड हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। आपने उसके रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली कि इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी या फिर क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है, अगर हम ये मूव करेंगे तो मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। एनालाइज करते हैं ऑल्टरनेटिव्स की, अगर ये नहीं तो वो पूरा एक एनालिसिस होता है। चूज़ द बेस्ट प्लान, यानी आपने एक ऐसा नहीं है कि अभी मैं मान लो अगर कोई यहाँ खड़ा है, ठीक है, उसको यहाँ अपने घर को जाना है, ठीक है, अब वो सीधा यहाँ से यहाँ तो जा सकता है, लेकिन वो यूँ कर यहाँ तक से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, वो ऐसा गोल चक्कर खा के वापस भी अपना घर पे आ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ एनालाइज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में यही बोला जा रहा है कि एक प्लान को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको बेस्ट तरीका ढूंढना है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है। फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना, ये नहीं कि आपने बस बेस्ट कर लिया, फिर मॉनिटर करना है और इवैल्यूएट करना है अपने प्रोसेस को। ठीक है, देन उसके बाद है यहाँ एक्सटर्नल प्लानिंग लिमिटेशन। अगर प्लानिंग कर रहे हो तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे इम्पैक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीगल चेंजेस, इसको अगर आपको याद रखना तो आप GST से याद कर सकते हो। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये भी आप GST से भी ला सकते हो। देखो, अगर कोई पॉलिटिकल या लीगल चेंजेस, जैसे अभी हमने देखा है टैरिफ,
जो USA ने इंडिया पर पहले 25% था, उसको भी 25 से 100% बढ़ाकर 50% कर दिया। ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर्स कैसे, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी है, जैसे हमने देखा है उत्तरकाशी में अभी बाढ़ आई है। अब वहाँ पर क्या हुआ है, अब वहाँ पर जितने भी होटल्स होंगे, होटल बिजनेस हो गया, तो फिर वो इफ़ेक्ट होगा ही होगा, है ना। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, AI आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एक डिबेट है कि इसमें क्या इफ़ेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है ये चीज़ें। सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट्स, सोशल और कल्चरल शिफ्ट्स भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन इंडस्ट्रीज़ में देख लीजिए, पहले स्किनी जीन्स बहुत चलती थी, अब इतनी नहीं चलती, अभी बेल बॉटम्स ज़्यादा चलती हैं। गर्ल्स विल अंडरस्टैंड इट बेटर। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे हम आते हैं। फिर उसके बाद हम ऑपरेशनल प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। अभी फिर हमारा लास्ट टॉपिक हमारा इस लेसन का होगा क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये चैप्टर हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, हम यहाँ थे। हाँ, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, मिशन एंड ग्रोथ. It involves top level management and covers areas like expansion, diversification and entering new markets. ऑपरेशनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल प्लानिंग डील करता है स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस से। ये कंसर्न रहता है रूटीन वर्क से, और जो भी लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी चीज़ें करती है उससे ज़्यादा कंसर्न रहता है, और उसकी ज़्यादा वो प्लानिंग पे फोकस करता है। आ रही बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग की, तो ये फोकस करता है ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक। रेपिटेटिव होती हैं सारी चीज़ें नेचर में, क्योंकि आप ऑपरेशन लेवल पे कर रहे हो, आप लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे फोकस करो, तो इनकी चीज़ें रेपिटेटिव होती हैं। ठीक है। सपोज टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ये सपोर्ट करता है टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक प्लान्स को, इन्वॉल्व करता है लाइन लेवल सुपरवाइजर्स को भी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ऑफ चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी तरीके आपने लिए हैं, मान लीजिए 3 तरीके आपने चुने हैं, इनमें से भी बेस्ट तरीका चुनना, उसको हम कहेंगे चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये की पार्ट होता है प्लानिंग का एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब आते हैं मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। ठीक है, पहला है रैशनल मॉडल। तो ये जो मॉडल काफ़ी लॉजिकल है। हम डिस्कस कर रहे थे डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को। ठीक है, तो पहला जो हमारा तो वो रैशनल मॉडल है। रैशनल मॉडल एक प्योरली लॉजिकल बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं, और फिर उस एनालिसिस से हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है चूज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद है बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या बोलता है कि जस्ट अ सेकेंड, बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, पहली बात तो ये हमें हर्बर्ट साइमन ने हमें बताया था। अगर आपको ये समझना, आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत थक गए हो, आप बहुत भूखे हो, तो आपको एक परफेक्ट स्नैक चाहिए होगा। ठीक है, उस टाइम पे अब आप देखो आपके पास टाइम नहीं है, आप हर एक जगह पर जाओ और उस परफेक्ट स्नैक को ढूंढो, या फिर आपको प्राइजेज़ नहीं पता है, ऑप्शंस नहीं पता है कि उस शॉपिंग मॉल में क्या चीज़ें आपको मिलेगी, और आपका ब्रेन जो है वो बोल रहा है कि जल्दी जल्दी कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ पर आप परफेक्ट चॉइस की तरफ नहीं जाओगे, आप ऐसी चॉइस को लोगे जो कि ठीक ठाक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, आप सारी इन्फॉर्मेशन,
और आप सारे चीज़ों के बारे में आप एडवांस में नहीं सोच सकते हो, तो आपको सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक रैशनैलिटी के लिए, इसलिए इसका नाम है बाउंडेड रैशनैलिटी। फिर हमारा है इंट्यूटिव मॉडल, जो कि अगेन बहुत इंस्टिंक्ट पे बेस्ड रहता है और एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है। फिर उसके बाद है गार्बेज कैन मॉडल, जिसको कोहेन, मार्च और ओल्सन ने दिया था। मैं लिख भी देती हूँ, ये हमें दिया था कोहेन, मार्च और ओल्सन, ठीक है। अब गार्बेज कैन मॉडल का एग्जांपल से अगर आपको समझना है, तो आप एक ऑफिस को इमेजिन करिए जहाँ पर आइडियाज़, प्रॉब्लम्स और लोग ये बहुत सारे लोग सोचते हैं और एक गार्बेज कैन की तरह एक दूसरे को ये प्रॉब्लम्स, आइडियाज़ एक दूसरे को बोलते हैं, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, अ प्रॉब्लम नीड्स सॉल्विंग, अगर एक प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन ढूंढना है और कोई है जिसके पास रेडीमेड सोल्यूशन है, जो राइट डिसीजन मेकर्स होंगे वो भी उस रूम में, तो और एक डिसीजन बनाया भी जाता है, तो वो लॉजिकली और प्लान्ड होना नेसेसरी नहीं है, पर वो इसीलिए हो गया क्योंकि सारे लोग सारी जगह राइट टाइम पे हैं। इन शॉर्ट, जो भी डिसीजन हैं वो कभी कभार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लोग सारे जगह, राइट पीपल एट द राइट टाइम मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, फर्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक। सो हम इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़ें। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में हमारा पहला हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं CBA भी हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है हम कंपेयर करते हैं टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट उस डिसीजन का विथ टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, यानी आप ये सोचो अगर मैं इतना कॉस्ट लगा रहा हूँ तो इसकी बेनिफिट कितनी होगी और क्या इस पर बेनिफिट करना वर्थ इट है कि नहीं है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो स्वॉट एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करते हैं, इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो अगर एक रेस्टोरेंट प्लान कर रहा है एक नया मेन्यू को, तो वो जो उसके शेफ़ होगा उसकी स्ट्रेंथ देखेगा, अगर फिर वो अपनी वीकनेस भी देखेगा। उसकी वीकनेस क्या हो सकता है उसकी स्मॉल किचन हो। अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगा कि टूरिस्ट्स आ रहे हैं इस जगह की नहीं आ रहे हैं, थ्रेट्स, न्यू कॉम्पिटिटर्स को देखेगा। अगर सेम मेरे को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर एग्जांपल देना है, तो अगर आप एग्जांपल लीजिए, एक कंपनी है वो डिसाइड कर रही है कि उसको एक नई मशीनरी ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो वो उसकी परचेज़ कॉस्ट और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो वो मशीन देगी हमें, उसका रेवेन्यू देखेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग की हम बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या बोला जाता है, ग्रुप की क्रिएटिविटी टेक्निक, जब मेंबर सजेस्ट करते हैं बहुत सारे आइडियाज़ और और वो क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ओपन रहता है, अगर कोई क्रिएटिव आइडियाज़ अगर कोई सजेस्ट करता है, टू फाइंड क्रिएटिव सोल्यूशन। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसका, अगर कोई मार्केटिंग टीम है वो अपने कैंपेन के लिए आइडियाज़ दे रहे हैं और कोई फ़िल्टर भी नहीं कर रहा, फिर ऐसे करते करते बेस्ट डिसीजन जो ले लिया जाए उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में कंसिडर करते हैं। डेल्फी टेक्निक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है जहाँ पर आप ओपिनियंस गैदर करते हो, जो भी पैनल में एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं क्वेश्चनर्स के थ्रू, और हर एक राउंड के बाद एक समरी दी जाती है, फिर एक्सपर्ट रिवाइज करते हैं उन आंसर्स को, एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से होता है। अगर मान लीजिए आपको प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, तो आप बहुत सारे मल्टीपल इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा पेरेटो एनालिसिस। अब ये जो पेरेटो एनालिसिस है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी एनालिसिस से। क्योंकि इसको हम ऑफन एसोसिएट करते हैं
80-20 रूल से पेरेटो एनालिसिस क्या बोलता है कि 80% रिजल्ट आते हैं 20% कॉजेज से। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है ये जहाँ पर यूज़ किया जाता है स्मॉल नंबर, बहुत ही कम नंबर के कॉज को, ताकि एक मेजॉरिटी प्रॉब्लम का रिजल्ट सॉल्व हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टोर है, उसके पास 10 तरीके के कस्टमर जाते हैं और उसके पास कंप्लेंट्स आती है, तो पेरेटो एनालिसिस में क्या होगा कि 3 कंप्लेंट्स जो होती हैं वो कॉज करती हैं 80% ऑफ द इश्यूज़। तो मैनेजमेंट उन 3 इश्यूज़ को या 3 कंप्लेंट्स को ज़्यादा फोकस करेगी, ठीक है। क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग में क्या है कि ये दीज मेथड्स यूज जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड इंसाइट रेदर देन नंबर्स। एग्जाम्पल, एक्सपर्ट ओपिनियन, सिनेरियो बिल्डिंग, ग्रुप्स डिस्कशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इससे बेसिकली अच्छा जजमेंट आता है, क्वालिटेटिव जजमेंट रहता है। तो यहाँ पर हमने अपना लेसन 3 भी कंप्लीट कर दिया है और जो नेक्स्ट लेसन नंबर 6 है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम ऑर्गेनाइजिंग पे जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर आप अरेंज करते हैं लोगों को, रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज़ इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव बिजनेस गोल्स। ये हेल्प करता है डिफ़ाइन करने में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फीचर्स की बात करें, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर देता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन हो जाती हैं, वर्क भी डिवाइड हो जाता है इन 2 टास्क, ठीक है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से होती है, सपोर्ट करता है गोल और अचीवमेंट को, और डायनेमिक होता है नेचर में, यानी जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा वो भी चेंज हो जाएगा। एलिमेंट्स क्या होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग के, पहला था वर्क स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो टास्क को स्किल्स के बेसिस पे, तो आपकी वर्क स्पेशलाइजेशन इन्हांस हो रही है। डिपार्टमेंटाइजेशन, आप सिमिलर जॉब्स को ग्रुप कर रहे हो तो डिपार्टमेंटाइजेशन हो रहा है। चेन ऑफ कमांड, क्लियर लाइंस होती हैं अथॉरिटी की, आप इसी अथॉरिटी से ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स पर मैनेजर, ये डिफाइन होता है कि इतने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इस मैनेजर के अंदर होंगे। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट हमने सेकंड वीडियो में देखा है कि ये क्या है। डिसीजन मेकिंग पावर में ये हेल्प करता है। सेंट्रलाइजेशन वो होगा कि पावर कुछ लोगों के हाथ में है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि पावर्स हमने बांट दी है अपने लोअर लेवल्स पे, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन ये होता है यूज़ ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, क्लैरिफाइज रोल एंड ड्यूटीज़ को क्लैरिफाई करता है, मिनिमाइज़ कर देता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, इंश्योर करता है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्स को। यानी ये दोनों पॉइंट एक कनेक्टेड है कि इसका मतलब नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद है प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रही है। ग्रोथ और एक्सपेंशन में ये भी मदद करता है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसको सिंपल याद करने का तरीका है आइडिया मतलब देखो हमें पता है जैसे आइडिया तो ये होता है ना, आइडिया की सेलिंग, बस इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो तो यहाँ से हमारा ये ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस आप याद कर पाओगे। आइडेंटिफाई आइडियाज़, आप आइडियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज़ इनटू डिपार्टमेंट्स, आप डिपार्टमेंट्स में उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर रहे हो, आप असाइन कर रहे हो किन चीज़ों को, ड्यूटीज़ को, किन को, इंडिविजुअल्स। इस्टेब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप, इसमें बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, कोऑर्डिनेटिंग वर्क विद अमंग डिपार्टमेंट्स, जो कि आई डोंट थिंक इज़ दैट हार्ड। आपको बस इतना तो आप आइडिया से याद हो जाएगा, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर
जी या ऐसे यहाँ पर ये दिख रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग: यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, delegation of authority, scalar change, balance between authority and responsibility, flexibility and efficiency। देखो पहली बात efficiency, कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, नो वेस्टेज, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये दोनों काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। बैलेंस है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपके मैनेजर किसी चीज़ को करने की, लेकिन उसकी अथॉरिटी नहीं दी, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने आपको बोला है कि आपको न्यूज़पेपर एजेंसी से बात करनी है बाय 6 PM, लेकिन आपको वर्कलोड दे रखा है या आपको जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की अथॉरिटी नहीं दी गई है, तो आप कैसे वो काम पूरा करोगे। इसलिए बैलेंस होना ज़रूरी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। नेक्स्ट है स्केलर चेन। यही एक परफेक्ट स्केलर चेन हो रहा है। जैसे CEO है, CEO के अंदर जनरल मैनेजर है, ठीक है। मैनेजर के अंदर हमारे डिपार्टमेंट हेड आ गए, डिपार्टमेंट हेड। उसके बाद सुपरवाइज़र्स आ गए, सुपरवाइज़र्स के बाद हमारे उसके अंदर भी वर्कर्स आ गए। तो ये एक स्केलर चेन है कि क्लियर कमांड ऑफ चेन होनी चाहिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को बोल सकते हैं कि ये आप काम करो, ताकि वर्कलोड कम हो पाए। उससे पहले हमने याद रखा कि डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क हो रहा है क्या, टोटल वर्क जो है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना चाहिए और हर एक इंसान को उस स्पेसिफिक जॉब को हैंडल करना चाहिए। इससे स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज़ होता है और एक एक्सपर्टीज़ और एफिशिएंसी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ कमांड क्या हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड वही हुआ कि अब एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन अवॉइड की जाए। ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है एक सिस्टम्स को और स्ट्रक्चर वेयर टास्क आर असाइन एंड कोऑर्डिनेटेड। और ये बहुत फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। सोशल नेटवर्क्स हो गया तो इनफॉर्मल है, फॉर्मल में हुआ तो ये डिफाइंड किए जाते हैं रूल्स पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं प्लानिंग, स्ट्रक्चर, असाइनिंग रिसोर्सेज, डिफाइन करना, रिलेशनशिप को कोऑर्डिनेट करना ताकि इफ़ेक्टिव ऑपरेशन हो पाए और डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाए। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला है लाइन स्ट्रक्चर, देन वी हैव फंक्शनल स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल और डायरेक्ट अथॉरिटी लेड डाउन की जाती है, यानी कि सबसे पुराना और सबसे सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ अथॉरिटी फ्लो करती है डायरेक्ट, मतलब वर्टिकल लाइन में, ठीक है। जैसे मैंने CEO वाला एग्जांपल दिया। फिर है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर जो कि बेस्ड की जाती है उनके जॉब फंक्शंस में, जैसे HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, इनके अलग डिपार्टमेंट हो गए। फिर उसके बाद आता है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। ये कंबाइन करता है अथॉरिटी विद स्टाफ एंड एडवाइस, यानी कि डायरेक्ट अथॉरिटी लाइन मैनेजर्स की विद एडवाइस एंड सपोर्ट ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट, यहाँ पर दोनों रहते हैं। लाइन मैनेजर्स क्या हो गए जो डिसीजंस बनाते हैं, कमांड देते हैं। स्टाफ स्पेशलिस्ट हो गए जो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जहाँ एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट करते हैं 2 मैनेजर्स को, उनमें से एक तो फंक्शनल होता है और एक प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर कोई IT कंपनी, वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो रिपोर्ट करता है अपने टेक्निकल हेड को जो कि फंक्शनल मैनेजर हुआ, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहते हैं, फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट या प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर हमारा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जिसका नेटवर्क है, इंडिपेंडेंट है कंपनी से और ये लिंक की जाती है टेक्नोलॉजी के थ्रू और ये ऑपरेट करते हैं टुगेदर एज वन।
It uses the internet and communication tools to share tasks and deliver services. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजर। पहले आउटसोर्सिंग बेस्ड, जहाँ एक्सटर्नल फर्म्स को हायर करते हैं आप काम करने के लिए। अलायंस बेस्ड, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस कोलैबोरेशन में आके काम करते हैं। देन वी हैव मॉड्यूलर, जहाँ पर जो कोर फर्म है उसके कुछ सप्लायर्स होते हैं। मार्केटिंग बेस्ड, वो क्या होते हैं, फोकस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स पे, ठीक है। देन वी हैव फाउंडेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो वर्क स्पेशलाइजेशन होता है वो फोकस करते हैं ऑन एफिशिएंसी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर टू मेक डिसीजंस, डिपार्टमेंटाइजेशन, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ टास्क, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ताकि ऑप्टिमल टीम स्पाइस मिल सके एक मैनेजर को। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन हम वीडियो 2 से डिस्कस करें। फॉर्मलाइजेशन यानी रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। डिपार्टमेंटाइजेशन, इसका मतलब ये होता है फंक्शंस के बेस पे अगर हमने किसी को, जैसे सेल्स और HR इनके डिपार्टमेंट्स अलग हो जाते हैं, बेसिकली डिवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट में। प्रोडक्ट के बेसिस में मोबाइल या लैपटॉप, जैसे हमें पता है, हमने रिलायंस देखा। अब रिलायंस क्या करती है, अब रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, रिलायंस छोड़ो आप टाटा देखो, टाटा का बहुत सारे, तनिष्क है, ठीक है, वो अलग एक ब्रांड हो गया ज्वेलरी का। देन वी हैव टाटा मोटर्स, ठीक है। फिर हमारा एक ये भी है टाटा कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है। फिर ताज होटल भी है, यू नो, हमने प्रोडक्ट के बेस में डिवीजन कर दिया। फिर रीजन्स के बेसिस पे भी डिपार्टमेंटाइजेशन होती है। कस्टमर होलसेलर है या रिटेल है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के बेसिस पे भी होता है। देन वी हैव कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, रेफर्स टू द ओवरऑल डिज़ाइन, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कैसे डिपार्टमेंट्स और लेवल्स और लोग अरेंज करे जाते हैं एक इफ़ेक्टिव वर्क फ्लो में। तो गाइस, इसी के साथ हमारी जो यूनिट 3 है ये भी कंप्लीट हुई है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिले। आपकी कोई भी क्वेरी हो, अब तक की कोई भी वीडियो में, पहली वीडियो दूसरी वीडियो में भी हो सकती है, आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हमारा यूनिट 4 जो है कंप्लीट होएगा। देन उससे नेक्स्ट में यूनिट 5। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टिल देन बाय।